चलिए बात करते हैं हम आगे। तो जैसे हमने अभी तक बात की है कि हिंदी वर्णमाला थी, कितने वर्ण थे? 52 प्लस एक, एक जो नया अभी विशिष्ट व्यंजन जो भी नया ऐड हुआ इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं आगे अपन। तो हमने बात की थी भाई संधि पढ़ने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। हम स्वर के प्रकार पढ़ेंगे, स्वर के 2 प्रकार पढ़ेंगे केवल, ठीक है, जो आपके पूरी ग्रामर में काम आएंगे आगे। बात ये वो पढ़ने बहुत जरूरी है। और उसी प्रकार व्यंजन का 1 प्रकार पढ़ेंगे केवल, क्योंकि चूंकि आपके पूरा वर्ण विचार सिलेबस में नहीं है। अगर पूरा होता तो हम पूरे वर्ण विचार की एक एक चीज़ करते, स्वर के प्रकार, व्यंजन के सारे प्रकार, संयुक्त अक्षर को अलग भाग में बांटते। चूंकि अपना पूरा है नहीं, RS मेंस का बैच अपने इतना पूरा है नहीं, इतना पढ़ना आवश्यक भी नहीं है इसके अंदर। तो जो काम की बात है, जो पूरी ग्रामर में काम आएगी, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए आप, इसके पहले बात करते हैं स्वर के प्रकार पढ़ने से पहले। तो वर्णमाला में कल एक बात आई थी, तो कैसा अब एक उत्सिप्त आया था, इसमें हड़ और ढ आए थे, आपने देखा होगा। तो एक ड और ढ भी आए थे, ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आए थे, ड और ढ। तो जब ड और ढ आए थे, इस ड ढ में, इस ड और ढ में क्या फर्क है? यहां शब्द शुद्धि का और वाक्य शुद्धि का प्रश्न है यहां से। तो आपको ध्यान इतना से रखना है कि जो उत्सिप्त होते हैं, जो उत्सिप्त व्यंजन होते हैं, इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। जैसे देखो आप, शब्द है सड़क, अड़ आया, लड़, ये अड़ आया, पढ़ाई, ये ढ आया। तो आप देखिए ये ढ है, ये अड़ है, ये अड़ है, तो कहाँ आ रहे? बीच में आ रहे हैं। तो कैसा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? आगे तो आगे, बीच में, शुरुआत में आगे। तो अब देखिए आप, अगर मैंने शब्द लिखा डमरू, थोड़ा आप इसको समझना, वहीं मैंने लिख दिया अडमरू, वहीं मैंने क्या लिख दिया? अडमरू। तो यहां पर हम देखते हैं कैसा, आप जब शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, उस शब्द के उच्चारण से ही हमें पता चल रहा है कि ये शब्द अशुद्ध कौन सा है और शुद्ध कौन सा है। क्या अडमरू थोड़ी होता है, डमरू ही होता है। बिल्कुल सही है। अब दिक्कत कब आएगी? जब शब्द आएगा आपके सामने ढ का कोई, जैसे मैंने शब्द लिखा ढक्कन और वापस क्या लिख रहा हूं? ढक्कन। अब साहब ढक्कन तो ढक्कन रहेगा, कितना ही समझो क्या फर्क पड़ेगा। तो ध्यान कैसे रखना आपको कि यदि शुरुआत में क्या आ रहा है? उत्सिप्त आ रहा है, तो वो शब्द कैसा होगा? अशुद्ध होगा। तो ढक्कन, डालू, ढो, ढकोसला, ढार, जो भी शब्द है, यदि शब्द की शुरुआत में क्या आ रहा है? ढ आ रहा है और उसमें बिंदी लग रही है, तो वो शब्द कैसा होगा? अशुद्ध। और उससे पूरा वाक्य कैसा होगा? अशुद्ध। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। कैसे? तो देखिए आप इधर एक वाक्य है जो बहुत अधिक पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, आरबीसी में। मैंने लिखा साहब कि विंध्याचल पर्वत का डाल पूर्वोत्तर है। यह वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है? बताइए भाई, शुद्ध है या अशुद्ध है? तो ये वाक्य कैसा होगा? ये गलत है। कि आपको पता है कि अचल के बाद में यदि पर्वत आ रहा है, समान अर्थ देने वाले जो शब्दों का प्रयोग होता है, तो वाक्य कैसा होता है? अशुद्ध होता है। तो अचल और पर्वत का मीनिंग सेम है, तो वाक्य कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। हम एक बात पकड़ के बैठ जाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि वाक्य आगे आने वालों के आधार पर भी कभी गलत हो सकता है। तो एग्जामिनर आपको ऐसा नहीं कोई नया अजीब सा वाक्य बना के देगा, कहेगा देख भाई बताओ इसमें सही कौन सा है, गलत कौन सा। नहीं, जो पुराने वाक्य है उसके अंदर से वाक्य बनते हैं कई बार। तो आपको उस वाक्य के अंदर हर चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, पूरे हैं तक, कि कहाँ कहाँ गलती कर सकता है। जैसे देखिए, मैं आप इसी वाक्य को लिखता हूँ वापस। मैंने वाक्य लिखा विंध्याचल का ढाल पूर्वोत्तर है। तो आप कह रहे हो साहब बिल्कुल ये वाक्य सही है। क्यों? क्योंकि पर्वत हटा दिया और अचल आ गया। बिल्कुल सही वाक्य। अब इसी वाक्य को मैं गलत करके बताता हूं, आप देखिए इधर। फिर आपके एग्जाम में कुछ ऐसा लिखा आ गया, मान लो विंध्याचल
का ढाल पूर्वोत्तर है, या ऐसे लिखा आ गया विंध्याचल का ढाल पूर्वोत्तर है, या ऐसा लिखा आ गया विंध्याचल का ढाल पूर्वोत्तर है। अब बताओ सही कौन सा है, गलत कौन सा है? ये तो सही हो गया, ये गलत था, ये सही हो गया। अब इसी को 3 तरीके से और कर सकते हैं, एग्जाम में दे सकता है आपको। जैसे यहां दिया विंध्याचल सही है, कार सही है, ढाल में गलती होगी। क्या गलती होगी कि ढ के नीचे बिंदी नहीं आएगी, तो ये शब्द कैसा हो गया, ये पूरा वाक्य कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया। नेक्स्ट, विंध्याचल सही है, कार सही है, ढाल सही है, उत्तर में कितने त आते हैं, 2 त आते हैं, तो ये वाक्य कैसा हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट, विंध्याचल का ढाल पूर्वोत्तर है आएगा, है आएगा, एक वचन है तो एक वचन रहेगा, बहुवचन नहीं होगा। देखो आप 4 तरीके से वाक्य सही होता है। यहां गलती कर सकता है, यहां गलती करवा सकता है, यहां करवा सकता है और यहां करवा सकता है। तो आपको किसी एक वाक्य में ऐसा नहीं एक जगह देख के सही कर दिया कि नहीं साहब मैंने देखा था अचल परिवर्तन से एक आ गया तो वाक्य सही होगा, नहीं भाई। नेक्स्ट देख आगे क्या आ रहा है, वहां भी आपसे गलती करवा सकता वो। तो इस बात का ध्यान रखना, आप उसको उतारिए आप जल्दी से। तो आप उतारते रहिए, फिर बात करते साथ में। तो यहां तक हमने बात की है, तो वो वर्णमाला की बात चल रही है कि वर्णमाला में कैसे कैसे छोटी छोटी गलतियां होती है। ठीक है, एक वर्णमाला में और बताऊं यहां आपको, हमने जो स्र लिखा था, ये स्र कैसे बना था, ये वाला स और र है, जो तालव्य स है मतलब शकर वाला स है, ये वाला स आएगा, ध्यान रखना आप। ये इस स के अंदर ये स नहीं है, कई बार गलती से ये कर देते हैं। छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे देखो आप कई किताब में आपने देखा होगा ईश्वर ऐसे लिखा होता है, ये ईश्वर और ये ईश्वर सेम है दोनों, ये स ये वाला स ही है, इसका आप ध्यान रखना खास तौर से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एक बात और, स्वर कितने होते थे अपने, या होते हैं कि साहब 11 होते हैं स्वर। कौन कौन से, अ है, अ के बाद में क्या आ रहा है, आ है, इसके बाद में छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। 11 क्या हो गए, स्वर। अगर मैं मात्रा की बात करता हूं तो मात्रा कितने स्वरों की होती है, 10 स्वरों की। अब आप कहोगे सर हमारी ये सवाल थोड़ी आएंगे ऑब्जेक्टिव, 10 होगी 11 होगी, नहीं आएंगे। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अ जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। यदि व्यंजन में से इस हलंत को हटा देते हैं तो अ की मात्रा मान ली जाती है। मतलब ये क प्लस अ बराबर ये क, अगर इस हलंत को हटा देते हैं तो अ की मात्रा मान ली जाती है, मतलब होती नहीं। ये आ की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। एक बात और ध्यान रखने की बात थोड़ी सी कि हम बोलने के चक्कर में, बोलने के लिए कर सकते हैं इसका प्रयोग ऐसा, ए, आई, ओ, औ, डिफरेंस करने के चक्कर में, अलग करने के चक्कर में, लेकिन उच्चारण होता है इनका ए, ओ है। दूसरी बात, ये चारों ही बड़े होते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि छोटा है बड़ा है, नहीं। अ आ छोटी ई बड़ी ई हो सकता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ है, इस चक्कर में कई बार गलती से हम छोटा है बड़ा है, छोटा ऊ बड़ा ऊ कर देते हैं। ध्यान रखना ये गलती है, ये चारों ही बड़े हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात करते हैं स्वर के प्रकार की बात। तो स्वर का हम एक प्रकार पढ़ रहे हैं, जो स्वर का पहला प्रकार है, हम बात कर रहे हैं पहले प्रकार की, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर स्वर के प्रकार। अब यही बात, फिर इसको करने से पहले इधर देखिए आप, मैंने शब्द लिखा स्रोत, स्त्रोत और स्तोत्र, ये बीच में शब्द आएंगे ऐसे, जिसमें से परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे हुए हैं, हम उनके साथ साथ बात करते रहेंगे। यहाँ पर स्रोत, स्त्रोत और स्तोत्र। अब बताओ सही कौन सा है इसमें, स्रोत सही है, स्त्रोत सही है, स्तोत्र सही है। अब यहाँ लिखा स्रोत तो पहले तो नकल ही होगी साहब, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। और स्त्रोत आपने कई बार देखा होगा, ऊर्जा के स्त्रोत,
ऐसा लिखा होता है ना, ज्योग्राफी की किताब में कई जगह लिखा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्रोत जैसा कोई शब्द नहीं होता है। शब्द क्या होता है? स्रोत होता है और स्तोत्र होता है। स्रोत का मतलब क्या होता है? मूल या उत्पत्ति। ये युग्म शब्द में पूछते हैं, ध्यान रखना आप इसका। अभी तक आरपीएससी में एक बार पूछा हुआ प्रश्न है, स्रोत और स्तोत्र। और स्तोत्र का मतलब होता है मंत्र या ऋचाएं। ऋचाएं किसको बोलते हैं? आप तो मेंस के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए। जो ऋग्वेद के मंत्रों को बोलते हैं ऋचाएं, तो मंत्र और ऋचाएं किसको बोलते हैं? स्तोत्र को। अगर आपके युग्म शब्द में पूछें कि स्रोत और स्तोत्र, तो स्रोत का मतलब तो क्या होगा? मूल या उत्पत्ति। और स्तोत्र का मतलब क्या होगा? मंत्र या ऋचाएं। क्लियर है? और स्रोत जैसा कोई शब्द नहीं होता है। ये शब्द कैसा है? अशुद्ध शब्द है। अब होता क्या है कि जब इस स के अंदर इस र को लिखते हैं, तो इसको कुछ लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, तो ये दिखता त्र जैसा है, लेकिन होता त्र नहीं है। ये स के अंदर र ही है, न के स के बाद में त्र आ रहा है। ये आधे स के बाद क्या आ रहा है? र आ रहा है। इसका आप खास तौर से ध्यान रखना। तो इसको कई बार हम गलती से ऐसा करके यूं लिख देते हैं, जो क्या होता है? गलत होता है। अब देखिए, वापस इधर रहिए। हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर स्वर। तो दो प्रकार के स्वर होते हैं, एक होते हैं मूल स्वर और दूसरे होते हैं संधि स्वर। आपको कभी वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी संधि, कभी ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी कि यार पढ़े वापस या क्या पढ़े, एक्स्ट्रा पढ़े। आप केवल शब्द आएंगे, आप करते रहोगे उसको। इतनी आसान तरीके से करेंगे हम इस चीज को। बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है हिंदी। ठीक है, देखिए आप, जैसे मूल स्वर और संधि स्वर, वे स्वर जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता है, वो क्या होंगे? मूल स्वर। अब मुझे बताइए, जो हमने 11 स्वर पढ़े हैं, उन 11 स्वर में ऐसे कौन से स्वर हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में आपको पता नहीं है? मतलब जैसे मान लो आ है, तो अ और अ मिलके आ बन गया होगा, लेकिन अ कैसे बना पता है क्या? छोटी ई कैसे बना पता है क्या? छोटा ऊ और री, ये चार क्या होते हैं? मूल स्वर। इन्हीं से पर आगे वाले स्वरों का निर्माण होता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? संधि स्वर। दो स्वरों के मेल से बने स्वर क्या होंगे? संधि स्वर। अब संधि स्वर को वापस दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है दीर्घ स्वर और दूसरा, हाँ ह्रस्व नहीं होगा भाई, दूसरा होगा संयुक्त स्वर। दूसरा क्या होगा? संयुक्त स्वर। अब ये चार है, पीछे कितने बचे? 7। वो सभी क्या होता है? संधि स्वर। इस 7 को वापस दो भागों में बांटा जाएगा, दीर्घ और संयुक्त में। अब दीर्घ स्वर का मतलब क्या होगा? जब दो समान मूल स्वर मिलकर अपने दीर्घ रूप का निर्माण करेंगे। समान कैसे? कि साहब यदि अ के बाद में अ आ रहा है तो क्या बनेगा? आ। ई के बाद में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो क्या बनेगा? बड़ी ई। और ऊ के बाद में क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है, तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो ये 3 क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। अब ये अ मिलके आ बन रहा है, ई मिलके बड़ी ई बन रहा है, और ऊ मिलके क्या बन रहा है? बड़ा ऊ मिल रहा है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एक नाम और, सजातीय स्वर। क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर। यही वापस आता है किसके अंदर? दीर्घ संधि के अंदर। जहां हम पढ़ते हैं अ और अ मिलके आ बन जाता है, वो इस प्रकार से बनता है, क्योंकि आ ऐसा ही बनता है। फिर दीर्घ संधि में क्या आता है कि साहब सजातीय स्वर मिलकर अपना दीर्घ रूप बना देते हैं। मतलब प्लस के पहले अ या आ हो, प्लस के बाद में अ या आ हो, बनेगा में से क्या? उसके अंदर आ ही बनेगा। क्यों? क्योंकि अ और अ मिलकर क्या बनता है? आ बनता है। ये पढ़ने की चीज कहाँ होती है? यहाँ स्वर के अंदर पढ़ने की चीज होती है, ना कि संधि के अंदर पढ़ने की होती है। वही स्थिति रही वापस आप संयुक्त स्वर में। इसमें क्या होता है? इसमें होता है जब दो असमान स्वर मिलकर नए स्वर का निर्माण करते हैं। असमान कैसे? कैसे साहब, अ के साथ में यदि ई जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ए। और उसी अ के साथ में यदि ए जुड़ेगा तो क्या बनेगा? आई। और उसी अ के साथ में यदि ऊ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ओ। और उसी अ के साथ में यदि ओ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ये रहा आपके औ। तो ये है सजातीय, तो ये हो गए विजातीय स्वर। अब आप देखोगे यहाँ, आपने चूंकि आप मेंस के कैंडिडेट हो, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा इस चीज को, ठीक है? तो आप देखोगे अ और ई मिलकर ए बनता है। सारे किस में बनता है? संधि बनता है ना। गलत क्यों होता है? क्योंकि हम इसको केवल संधि में ही पढ़ते हैं।
हमें पता ही नहीं इनका निर्माण कैसे हुआ, ये बनते ही ऐसा ही है, ये यहां पढ़ने की चीज होती है। इनको उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो हम स्वर का एक प्रकार पढ़ेंगे जो पढ़ लिया है, ये ध्यान में रखना आपको, और इसके बाद पढ़ेंगे आगे अपन व्यंजन का एक प्रकार केवल संधि शुरू करने से पहले, और फिर छोटी सी बात करेंगे रेफ कैसे लगता है, आधा वर्ण कैसे लगता है, छोटे हो की मात्रा, बड़े हो की मात्रा, गलतियां जो बेसिक गलती होती है हमसे लिखने में और पहचानने में, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। तो देखिए आप, अब बात करते हैं व्यंजन का एक प्रकार। वो होगा आपके उच्चारण स्थान के आधार पर। अब देखो व्यंजन का प्रकार है वो भी कौन सा है, उच्चारण स्थान के आधार पर, और पता काम कहां आएगा, विसर्ग संधि में। जब हम विसर्ग संधि करेंगे तो विसर्ग संधि के मैं 12 नियम को आधा करके जो 6 नियम है उनको फिर 3 में कन्वर्ट कर दूंगा, और वो 3 भी आपको केवल ध्यान रखना है, कोई रटने की आवश्यकता नहीं उसके अंदर। वो सही किससे होगा, अगर आपको यह पता है कि व्यंजन के प्रकार क्या होते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। कैसे, इधर देखिए आप, अगर मैं उच्चारण स्थान की बात करता हूं तो उच्चारण स्थान क्या होंगे, वोकल्स होंगे जो अपने मुंह के अंदर है, ठीक है, जो हमारे मुख विवर के अंदर आते हैं। तो पहला क्या होगा, कंठ, ये मैंने लिख दिया यहाँ कंठ। कंठ के बाद क्या आएगा, तालु, ये लिख दिया तालु। तालु के बाद मूर्धा, ये लिख दिया मूर्धा। मूर्धा के बाद दंत, और दंत के बाद अंतिम क्या होगा, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, बिल्कुल पांचों सीक्वेंस में। अब देखिए, अब निकालिए आप कॉपी के अंदर जो हमने कल क्लास के अंदर लिखे थे, व्यंजन लिखे थे ना, स्वर और व्यंजन। व्यंजन को निकालो एक बार। तो उसमें आप देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, और अगर मैं संधि में बीच में बात करूं क वर्ग, इसका मतलब क्या हो गया, देखो कॉपी के अंदर क ख ग घ अंग जो पांचों हैं वो क वर्ग होगा। अगर मैं बात करूं च वर्ग, तो च वर्ग का मतलब क्या हुआ, च छ ज ज य। अगर बात करूं मैं ट वर्ग, तो ट का मतलब क्या हुआ, ट ठ ड ढ ण। अगर बात करूं मैं त वर्ग, तो त वर्ग का मतलब क्या हुआ, त थ द ध न। और अगर मैं बात करूं प वर्ग, तो प वर्ग का मतलब क्या हुआ, प फ ब भ और म। तो जिन जिन में 5 होते हैं वो सभी क्या होंगे, वर्गीय व्यंजन, और वो आगे वाले नाम से पहला जो है कचट तप, ये पूरे वर्ग है, ठीक है, ये पूरे इसके नाम से जाने जाएंगे इसके। तो अगर मैं कंठ की बात करता हूं तो सबसे पहले क्या आ रहा है, क आ रहा है नंबर 1 पे। तो क वर्ग पूरा क्या होता है, कंठ से उच्चारित होगा। यहां भी कंठ नंबर 1 पे, यहां भी नंबर 1 पे। अब कंठ के बाद क्या आता है, तालु। तो क के बाद क्या आता है, ये च। च वर्ग किस में आएगा, तालु में आएगा। यहां में कोई रटने वाली बात नहीं। च के बाद क्या आएगा, ट। तो ट वर्ग की किससे बोला जाता है, मूर्धा से, कोई रटने वाली बात नहीं। और ट के बाद में क्या आता है, ये त, ये लो त वर्ग, ये किससे बोला जाता है, मूर्धा के बाद क्या आ रहा है, दंत। और इसके बाद क्या आएगा, प वर्ग। प वर्ग का उच्चारण किससे होता है, ओष्ठ से, कोई रटने वाली बात नहीं, कोई रटने की चीज तो नहीं है इसमें, कोई स्पेशल बात है या रटना पड़ेगा, कौन अलग से रटे, कोई रटने की बात नहीं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, पांचों कंटिन्यू है, क च ट त और प, ये पांचों भी क्या है, लगातार है। तो कंठ से केवल क वर्ग बोला जाता है। अब देखो अभी अपन कहां तक पहुंचे, प का लास्ट क्या होता है, म तक पहुंचे। अब म के बाद क्या आ रहा है, ये लो साहब, य के बाद र के बाद ल के बाद व। तो य का उच्चारण क्या हो गया, तालु। र का क्या हो गया, मूर्धा। ल का क्या हो गया, दंत। और व का क्या हो गया, ओष्ठ, कोई रटने वाली बात नहीं। और व के बाद में स, ये स और ये स, और ह का उच्चारण होता है यहां से, इसमें क्या होता है, काकल, इसको क्या बोलते हैं, काकल या कोमलकंठ। अब यहां आपके लिए स्पेशल बात क्या है, हमें क्या ध्यान रखनी है, जब कभी मैं आगे बात करूं च की या छ की, तब आपको ध्यान रखना है साथ में स कौन सा आया,
अगर बात करूं मैं ट की और ठ की, तो ध्यान रखना साथ में स क्या आएगा। अगर मैं बात करूं त और थ की, तो ध्यान रखना स कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, जिनका उच्चारण स्थान सेम होगा। बस बात करें कब, जब विसर्ग संधि की बात आएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये पूरा आना चाहिए, मैं कब पूछ सकता हूं वापस आपसे। तो आज मैंने दो बात की, पहला किसका प्रकार पढ़ा, एक जो स्वर का प्रकार था, दूसरा क्या पढ़ा अपन, एक व्यंजन का प्रकार। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ी सामान्य बात करते हैं, फिर अपन अगली क्लास में संधि स्टार्ट करेंगे। सामान्य बात क्या हुई इसके अंदर अगली, देखिए आप, कई बार दिक्कत होती है ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ की मात्रा लगाने में। ये होती है छोटे ऊ की मात्रा, ये होती है बड़े ऊ की मात्रा। यदि मैं क के अंदर लगा रहा हूं, तो क के अंदर छोटा ऊ कैसे लगेगा, इस प्रकार से, और बड़ा ऊ कैसे लगेगा, इस प्रकार से। कोई दिक्कत की बात नहीं यहां तक। तो अब दिक्कत की शुरुआत होती है किसमें, जब मैं र के अंदर लगाता हूं। तो ध्यान रखना, र में छोटा ऊ ऐसा लगेगा और बड़ा ऊ इस गांठ की तरह लगेगा। यह है बड़े ऊ की मात्रा। तो इसका मतलब यह है, अगर आपने कभी बड़ा ऊ ऐसा लिख दिया तो वो क्या होगा, अशुद्ध होगा। ऐसा शब्द भी अशुद्ध होगा, और अगर इस शब्द का प्रयोग वाक्य में हुआ तो पूरा वाक्य भी कैसा होगा, अशुद्ध होगा। यह खास तौर से ध्यान रखना है। एक बात ये। इसके बाद बात करते हैं आधे की। ये कई बार दिक्कत आती है, दो शब्द आते ही, दो संयुक्त व्यंजन आते ही कि यार पता नहीं चल रहा आधा कौन सा है और पूरा कौन सा है। तो कुछ नहीं, इतना ध्यान रखो आप। जैसे मान लो मैं लिखा, ये मैंने लिखा द और ये ध, ये क के अंदर ये र, ये क के ऊपर ये र। अब यार पता नहीं चल रहा आधा कौन सा है और पूरा कौन सा है। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ कौन बैठता आपने, जो छोटा बच्चा होता है, छोटा यहाँ बैठता है ना। तब आप हमेशा ध्यान रखना, जो ऊपर होगा हमेशा क्या होगा, छोटा होगा या आधा होगा। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ आधा क्या है, इसके अंदर द आधा, और ध क्या है, ये पूरा। इसमें क्या है, क आधा, पूरा कौन सा है, र। इसमें क्या है, र आधा, पूरा कौन सा है, क। बस सिंपल सी बात है। जो ऊपर होगा हमेशा क्या होगा, आधा होगा। जो भी दो के अंदर लो, मैंने ऐसे इतना बड़ा लिख दिया, यूं ये यूं करके यूं ना लगा दिया, अरे यार इतना बड़ा लग रहा है तो ही पूरा होगा नहीं। ऊपर हमेशा कौन बैठेगा, जो छोटा बच्चा होगा। कंधे पे कौन बैठेगा, जो हमेशा छोटा बच्चा होगा। तो इसमें आधा क्या होगा इसके अंदर, ह। पूरा क्या होगा इसके अंदर, न। बस इतना से ध्यान रखना आपको। कई शब्द आएंगे ऐसे उल्टे पुल्टे शब्द आएंगे, जो दो दो शब्द मिले हुए हैं ऐसे, जहाँ कंफ्यूज करते हैं हमेशा। तो ध्यान रखना, जो ऊपर होगा हमेशा क्या होगा, आधा वर्ण होगा। कोई दिक्कत नहीं आता। और ये जो र होता है ऊपर, इसको बोलते हैं रेफ। क्या बोलते हैं, रेफ। जो ऊपर र आता आधा होता कैसे, आधा के ऊपर आएगा हमेशा क्या होगा, आधा वर्ण होगा। एक चीज। एक जो लुंठित वर्ण होते हैं, उनमें कैसे होते हैं, लुंठित जैसे गोल वाले, ट है, ये ड है, ये ऐसे लिखे जाते हैं। अब देखो इस क में र लगाऊं तो कैसे लगाऊंगा, ऐसे लगेगा ना, वो सेम र ऐसे ही लग रहा है। ट आधा और र कैसा होगा, पूरा, कि ऊपर क्या है, ट है ना, तो आधा क्या होगा, ट। इसमें भी क्या होगा, ड आधा और र पूरा। ये कोई अलग से साइन नहीं है, चिन्ह नहीं, ध्यान रखना आप। ये आधे ऐसे ही लिखे जाते हैं। जो लुंठित वर्ण है, जो नीचे से गोल वर्ण होते हैं, वो आधे ऐसे ही लिखे जाते हैं, और र इसी प्रकार जुड़ता है। ये क्र है, इस क्र में क्या हुआ, आधा क और र। बस इन बातों का ध्यान रखना। ये छोटी छोटी बातें हैं, अभी आपको बड़ी सामान्य लग रही है। जब सब सामने आएंगे तो बहुत कन्फ्यूज करेंगे आपको। हम संधि करेंगे, देखो चूंकि आपका ऑप्शन तो आते नहीं है बेंच के अंदर, सीधा आपको शब्द में करना पड़ेगा। तो उन शब्दों को तोड़ना बहुत जरूरी है, सही तरीके से। स्वर व्यंजन को अलग करना बहुत जरूरी है। जब सही तरीके से स्वर और व्यंजन अलग होंगे, तभी तो आप शब्द बाहर निकालोगे, वर्ण बाहर निकालोगे, उसकी संधि करोगे, प्लस के स्थान पर रखोगे। इसलिए अभी तक अपने बात की है किस प्रकार से थोड़ी बहुत मात्राएं कैसे लगती है, आगे बात करते रहेंगे। अब इसके आगे नेक्स्ट अभी बात कर रहे हैं अपन थोड़ी सी, देखिए थोड़ा अंतर करते हैं अपन संधि में और समास में। पहला टॉपिक कौन सा अपना, संधि। जो कि समास आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम अंतर कर रहे हैं, इसलिए साथ पढ़ना एक बार जरूरी है। देखो शब्द निर्माण की चार अवस्थाएं होती है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। चारों से शब्द बनते हैं, चारों के बीच में प्लस आता है। तो पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकाल दो आप कि जहां प्लस आएगी वहां हम संधि करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लस का मतलब होता है योग, और योग चारों में होता है, संधि में भी होता है, समास में भी होता है, उपसर्ग और प्रत्यय चारों के अंदर होता है। जो कि आपके समाज सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम अंतर ग्रुप में साथ पढ़ रहे हैं। तो प्लस के पहले इनमें कुछ ना कुछ आता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो क्या होता है, तो संधि की अगर परिभाषा की बात करें तो क्या होगा, दो वर्णों या ध्वनियों, दो वर्णों या ध्वनियों के
मेल से उत्पन्न विकार। बस ये इंपॉर्टेंट बात है। उत्पन्न क्या होगा? विकार। यदि विकार होगा तभी क्या होगी? तभी वहां पर संधि होगी। अगर विकार नहीं होगा तो संधि नहीं होगी। कैसे? जैसे मान लो मैंने शब्द लिखा एक, राम प्लस अवतार। प्लस के पहले क्या आ रहा है? अ आ रहा है। प्लस के बाद में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। मिलके क्या बन रहा है? आ बन रहा है। तो क्या यहां क्या विकार उत्पन्न हुआ? कैसे? आप दो वर्ण मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण हो गया। तो यहां तो क्या हो गई? संधि हो गई। वही मान लो मैंने एक शब्द लिखा है कि वी प्लस सर्ग। क्या बनेगा? विसर्ग। यहां कोई संधि हुई है क्या? कुछ परिवर्तन हुआ? प्लस के पहले या प्लस के बाद में कुछ भी नहीं हुआ ना, इसलिए इसको बोलते हैं ये संधि नहीं है। इसमें क्या होता है? संयोग। ये आप व्यंजन संधि के अपवाद में कई जगह पढ़ते हो, ध्यान रखना। ये व्यंजन संधि का अपवाद में नहीं आएगा। किस में आएगा? संयोग में आएगा। ना इसमें संधि है ना इसमें समास है। उसको क्या बोलते हैं? केवल ये क्या है? संयोग है। अब इसके बाद में इधर देखिए थोड़ा सा, समास में क्या होगा? समास में होगा दो शब्दों या पदों का मेल। जैसे मैंने शब्द लिखा राजा प्लस पुत्र, राजपुत्र। या मैं इसको लिखूं राजा का पुत्र, तो भी क्या होगा? राजपुत्र। ये आपने कई जगह देखा होगा इसको कि कुछ विद्वान है या कुछ किताबों में इसको हिंदी की संधियां दी हुई है। नहीं, अभी मान्य नहीं है वो सारी जो हिंदी की संधियां हैं। ये किस में आएगा? केवल अभी तक समाज के अंदर ही आएगा। राजा प्लस पुत्र क्या होगा? राजपुत्र होगा। और वहीं एक शब्द है ऐसा पद। तो मुझे बताओ शब्द में और पद में क्या अंतर है? या दोनों सेम है? कोई फर्क नहीं इनमें। शब्द किसको बोलते हैं? लो युग्म शब्द का सवाल आपके। किसको बोलेंगे शब्द? वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह जो क्या रहेगा? स्वतंत्र रूप से आता है, अकेला आता है, वो हमेशा क्या होगा? शब्द। और उसी शब्द का प्रयोग यदि वाक्य में आ गया, अगर मैं परिभाषिक बात करूं तो विभक्ति युक्त शब्द, विभक्ति युक्त शब्द क्या होगा? पद होगा। जैसे मैंने शब्द लिखा कमल। ये कमल क्या है? ये शब्द है। यहां कमल क्या है? शब्द। और मैंने लिख दिया कमल ने, साथ में क्या आ गई? कारक चिन्ह आ गया ना। अब कमल क्या है? पद है। मतलब अगर मैंने कहा कमल नयन, तो भी कमल क्या होगा? पद होगा। मैंने कहा भाई कमल फुटबॉल खेलता है, तो भी कमल क्या होगा? पद होगा। कमल खिला है, तो भी कमल क्या होगा? पद। क्यों? किस में आ रहा है? वाक्य में आ रहा है ना, या कारक के साथ आ रहा है, या वाक्यांश में आ रहा है, वो हमेशा क्या होगा? पद होगा। और अकेला आएगा तो वो क्या होगा? शब्द होगा। तो ये शब्द और पद में अंतर होता है, और ये युग्म शब्द के रूप में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना इसका आप। इसके बाद में आगे पूछे आपको, साहब बताइए संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? ले लो, है ना आपके विलोम शब्द कोर्स में पूछे भाई संधि शब्द का विलोम क्या है? संधि शब्द का विलोम शब्द होता है विग्रह। विच्छेद नहीं होगा, ध्यान रखना आप। संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह। और वहीं समास शब्द का विलोम क्या होता है? व्यास। क्या होता है? व्यास। इसको ध्यान रखना आप। यहां हमने बात की है संधि और समास का अंतर। जल्दी उतारिए इसको आप, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए आगे बात करते थोड़ी सी अपन संधि के प्रकार। कितने प्रकार की संधि होती है? तो हम सबको पता है 3 प्रकार की संधि है। कौन कौन सी? पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन, देन विसर्ग, 3 प्रकार की। अब परिभाषा क्या होती है इनकी? देखो आपने किताब पढ़ा होगा, 2-3 लाइन के अंदर परिभाषा होती है, उसी परिभाषा की बात कर रहे हैं। क्या परिभाषा है? प्लस के पहले क्या होगा? स्वर,
प्लस के बाद क्या आएगा, स्वर, बनेगा भी क्या, स्वर। संधि कौन सी, स्वर संधि, यही परिभाषा है इसकी। प्लस बोलते हैं, कई जगह धन लिखा आता है इसके बारे में। वही व्यंजन में क्या होगा, व्यंजन में 3 स्थितियां होती है। 3 कैसे, कैसा, यदि प्लस के पहले स्वर है तो बाद में क्या होगा, व्यंजन, बिल्कुल। यदि प्लस के बाद में स्वर है तो पहले क्या होगा, व्यंजन, या दोनों क्या होंगे, व्यंजन। और तीनों स्थितियों में बनेगा भी क्या, व्यंजन। संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि। वहीं विसर्ग की परिभाषा की बात करें तो विसर्ग में प्लस के पहले अनिवार्य रूप से क्या होगा, विसर्ग, और प्लस के बाद में स्वर या व्यंजन, और बनेगा भी क्या, स्वर या व्यंजन। ध्यान रखना, विसर्ग नहीं बनता है, एक नियम होता है, उसमें विसर्ग अपने स्थान पर बना रहता है, बनता नहीं किसी के स्थान पर। तो ये 3 स्थितियां होती है और ये 3 संधियां होती है, इनकी परिभाषा की बात है। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे एक एक संधि। जो स्वर संधि है पहले वो करेंगे, अपना करने का तरीका क्या रहेगा, हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक में बोर्ड भर दूंगा यहाँ सारे शब्दों से, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डिफरेंट तरीका पढ़ने का। कैसे, कल स्वर संधि शुरुआत करेंगे तो स्वर की जो पहली 2 संधियां हैं, दीर्घ और गुण, मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। फिर मैं हाथों हाथ आपको करने के लिए 15 से 20 शब्द दूंगा जो मिक्स होंगे दीर्घ गुण के, और आपको हाथों हाथ सॉल्व करने। फिर मैं वो उन्हीं शब्दों को वहीं करो हाथों हाथ करके दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको शब्दों के अंदर कि इन शब्दों को करने में आपके कहाँ मिस्टेक हुई है और कैसे करना चाहिए और क्या अप्रोच रखनी चाहिए और क्या एग्जामिनर आपको गलती कराने का प्रयास कर रहा था और क्या आपने गलती की है। ठीक है, तो अगली क्लास में बात करेंगे अपन स्वर और व्यंजन। जो स्वर संधि है उसके 2 प्रकार, दीर्घ और गुण। तो आप जब कल क्लास में आओ, इसके पहले दीर्घ और गुण संधि एक बार पढ़ के क्लास में बैठोगे आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।